गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन जोन। तो दोस्तों, हमारा ये एसएससी सीजीएल 2023 प्रीवियस पेपर का सेट नंबर 12 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। तो चलिए नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या इडियम है और इसका मीनिंग बताना है हमें। हैज ही लॉस्ट हिज माइंड, ही इज फॉलिंग फॉल ऑफ एवरीबॉडी। तो यहाँ पर जो फॉलिंग फॉल ऑफ है, आपको इसका मीनिंग बताना है। फॉलिंग फॉल ऑफ का मतलब होता है लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा, किसी से भी लड़ाई करना, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट विथ एनीबॉडी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर डी, क्वारलिंग विथ, किसी से लड़ाई करना। देखिए फॉलिंग फॉल मतलब किसी से लड़ाई कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसमें सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड है डिग्रेडेशन। अब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। इन द 2030 Agenda for Sustainable Development, member states express their commitment to protect the planet from degradation and take urgent action on climate change। तो कह रहा है कि 2030 तक का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप सब पढ़े होंगे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 17 है, उसमें जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने अपने कमिटमेंट को दर्शाया कि हम अपने प्लानेट को डिग्रेडेशन के अगेंस्ट, जैसे कि हमारा जो प्लानेट है, जो पृथ्वी है, ये दिन प्रतिदिन इसकी स्थिति खराब होती जा रही है, दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, जंगलों की कमी होती जा रही है। तो इस चीज़ों को एक सतत विकास के लिए ये सारी चीज़ें हमारे इस प्लानेट के लिए नेसेसरी है। तो इनको बनाए रखने के लिए हमने एक 17 गोल निर्धारित किया है। उस गोल को पूरा करने के लिए 2030 तक टारगेट है। तो इसमें ये जो सारे स्टेट्स हैं, इन्होंने कमिटमेंट किया कि हम अर्जेंट एक्शन लेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, तो डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज की स्थिति, क्वालिटी, वैल्यू में धीरे धीरे कमी होते जाना, डिग्रेडेशन का। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा इसका सिनोनिम होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन पॉल्यूशन है, प्रदूषण। हैजार्ड का मतलब होता है खतरा, और ये सी होता है डिजेनरेशन। डिजेनरेशन का मतलब ये होता है पतन। डिग्रेडेशन और डिजेनरेशन दोनों सेम है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डिजेनरेशन कहिए या डिग्रेडेशन, दोनों का मतलब डिक्लाइन होता है। किसी चीज के वैल्यू में, किसी चीज की क्वालिटी में, है ना। अप्रूवल का मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आते हैं। इसमें आपको एक सेंटेंस को 3 सेगमेंट में बांटा गया है और आपको बताना है कि किस सेगमेंट में एरर है। माई मदर सेड दैट बेन विल डन द असाइनमेंट टुडे। देखिए आप सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो विल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है डायरेक्ट, या तो विल हैव आएगा, तो विल के बाद क्या आएगा, डू आएगा। माई मदर सेड दैट बेन विल डू द असाइनमेंट टुडे। तो आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर में, जो बेन विल डन नहीं, विल डू होगा यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है, बताना इनमें से कौन सा इसका सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, इसमें ये गलत है और बताना है कौन सा ही होगा। रेनी वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाई वॉक। तो देखिए आप को पता होना चाहिए, बाई वॉक नहीं होता है, ऑन फुट। जब आप पैदल चल के कहीं जाते हैं तो उसको वॉक, बाई वॉक नहीं बोलते हैं, ऑन फुट बोलते हैं। तो एवरी सिंगल डे ऑन फुट। देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में है ऑन फुट, पैदल। ठीक है, तो एरेंज जो है वो डेली, हर प्रत्येक दिन ऑफिस पैदल गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए 5 नंबर पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, और ये नीचे जो सेंटेंस दिया गया, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कांट डू विदाउट। ऐसा कोई चीज जो बिल्कुल ही जरूरी हो, जिसके बिना आपका काम नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल। क्या बोलते हैं, इनडिस्पेंसेबल, जिसके बिना काम ना चले। अगर आपको सब्जी बनानी है तो उसके लिए नमक नेसेसरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनडिस्पेंसेबल। इंसुलर का मतलब होता है अलग, अकेला। ठीक है,
आइसोलेटेड सिनोनिम हो जाएगा इंसुलर का, अकेला, ठीक है। आइसोलेटेड, सेपरेटेड, है ना। ये भी हो जाएगा अलग, सेपरेट यहाँ पे लिख लीजिए, सेपरेटेड, डिटैच्ड। इंटॉलरेंट, इंटॉलरेंट का मतलब होता है असहिष्णु, जो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अनविलिंग टू एक्सेप्ट और रेस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस, किसी भी चीज को। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, सुना ना, मतलब कोई भी चीज को बर्दाश्त नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना। इंटॉलरेंट का मतलब, टॉलरेंट मतलब बर्दाश्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 में आपको इस सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और आपको बताना है कि किस पार्ट में। देखें, मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस। देखिए, मिस्टर राम कुमार द कैशियर, यानी मिस्टर राम कुमार ही कैशियर है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए ई जाएगा, ये इनको क्वालिफाई कर एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे अकबर द ग्रेट किंग, उसके बाद ई जाएगा ना, कि अकबर अलग है और द ग्रेट किंग अलग है, दोनों एक ही है, एक ही पर्सन को ये क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ईच हो जाएगा, तो आंसर आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है और आपको इसमें बताना है कि जो नीचे दिया गया जो सेंटेंस है ग्रीन कलर में, इनमें एक वर्ड जो है वो गलत है, वो कौन सा वर्ड है जो गलत है। द एग्रीमेंट वाज टर्मिनेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। तो इनमें देखिए यहाँ पे टर्मिनेटेड का मीनिंग गलत दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में जब आप देखेंगे तो एग्रीमेंट का गलत दिया है। ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो कंसेंट का गलत दिया है, यानी तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। TERMINATED, टर्मिनेटेड, ऑप्शन ए सही है। द एग्रीमेंट वाज टर्मिनेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यहाँ पे होना चाहिए था, वाटर के पहले इन आना चाहिए, इन वाटर, क्वेश्चन में नहीं था। तो वो जानवर जो जमीन पर और पानी दोनों में रहे उसे हम बोलते हैं एम्फीबियन, उभयचर। एम्फीबियन वो जानवर होता है जो पानी में और जमीन पर दोनों जगह रहता है, जैसे मेढक होता है, ठीक है। चलिए अब बाकी के ऑप्शन देखते हैं। मैरीन का मतलब रिलेटेड टू ओशियन, सी, समुद्र से, महासागर से संबंधित, मैरीन लाइफ, ठीक है। अर्बोरियल का मतलब वो जानवर होता है जो पेड़ पर रहते हैं या जंगल में रहते हैं। एनिमल दैट लिव्स ऑन इन फॉरेस्ट और ऑन ट्री, उसे हम अर्बोरियल बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी वो जानवर जो केवल जमीन पर रहता है, टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन पर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर आपको इनकरेक्ट बताना है, स्पेलिंग किसका स्पेलिंग गलत है। देखिए पहला ऑप्शन जो है ना आपका एवराइस है, तो एवराइस का स्पेलिंग AVARICE होता है। एवराइस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची पर्सन, वेल्थ के लिए लालची, मतलब मटेरियल गेन के लिए जो लालची होता है उसे एवराइस बोलते हैं, बहुत ज्यादा लालची जो होता है। एडवर्स मतलब होता है विपरीत परिस्थिति, अनुकूल नहीं है, एडवर्स, अनफेवरेबल, हार्मफुल सिचुएशन। बीज, बीज का मतलब होता है गहरा पीला कलर जो होता है उसे बीज बोलते हैं, गहरा पीला, पीला रंग, ठीक है। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, चाइड, रेप्रीमेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर में आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है। ये जो अंडरलाइन पार्ट है, सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडियरी।
द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडियरी बिकॉज इट वाज अंडर मैसिव डेट। देखिए यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था। द कंपनी, एक कंपनी है तो यहाँ पर देयर जो है वो गलत है, यहाँ पे इट्स होना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक है तो एक चीज सिंगुलर के लिए सिंगुलर प्रोनाउन आना चाहिए। तो इट्स द कंपनी डिसाइडेड टू सेल इट्स स्टेक इन इट्स सब्सिडियरी। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि अपने शेयर को अपने सब्सिडियरी सहायक कंपनी को बेचेगी, बिकॉज क्योंकि कंपनी काफी समय से बहुत कर्ज में थी। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स ऑप्शन नंबर डी जब आप देखेंगे, सेल इट्स स्टेक इन इट्स सब्सिडियरी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि कंपनी सिंगुलर है, उसके लिए यहाँ पे इट्स आएगा ना कि देयर आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो जो नीचे दिया गया सेंटेंस है, इसमें ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका सब्स्टिट्यूट बताना है। इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी सी प्रेज फॉर एन ओरेकल टू गाइड हर। मुश्किल समय में वो प्रार्थना करती है कि कोई आकाशवाणी हो जो उसे रास्ता दिखाए। ठीक है, ओरेकल का मतलब आकाशवाणी होता है, प्रे का मतलब प्रार्थना करता है, पर ये जो प्रे है, इस प्रे का मतलब होता है शिकार करना, PREY, जो ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी नहीं, इसमें ऑप्शन में नहीं है। प्रे का मतलब होता है शिकार, हंटिंग। ठीक है, तो ये तो गलत है, शिकार तो करती नहीं, मुश्किल से क्या करती है, प्रार्थना करती है, तो प्रे। अब सी के लिए क्या आएगा, सी के लिए SS सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रे में एस लगेगा, प्रेस, प्रे पहला नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें एस नहीं है। प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, प्राइस का मतलब कीमत, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। पैसिव वॉइस में बदलना है, इसमें जो सेंटेंस दिया गया है, राहुल नोज शहनवाज सिंस चाइल्डहुड। राहुल शहनवाज को बचपन से जानता है। ठीक है, तो शहनवाज देखिए अब यहाँ पे नोज है तो ईज MR वाला आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो ईज MR केवल सेंटेंस ऑप्शन नंबर 2 में है। शहबाज इज नोन टू राहुल सिंस चाइल्डहुड। तो जब पैसिव में बदलते हैं तो हम बाई एजेंट का यूज करते हैं, पर नोन के बाद कुछ फिक्स वर्ब होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ही आता है, जैसे नोन के साथ टू ही आता है, तो नोन टू राहुल सिंस चाइल्डहुड होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब में ईज MR का यूज होता है। इसमें देखिए वाज का यूज है, नहीं होगा। इसमें देखिए V2 है, ये भी नहीं होगा। हैज है, नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। एंटोनिम बताने हैं आपका अंडरलाइन वर्ड का। द लव बिटवीन देम इज ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब होता है फलना फूलना, ग्रो करना किसी चीज का, जैसे फ्लावर फूलते हैं तो उसे ब्लूमिंग बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच जो प्यार है वो ब्लूम कर रहा है, क्या हो रहा है, फलना फूलना, काफी उन्नति की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बताना है आपको, इसमें एंटोनिम का देखिए, फ्लोरिशिंग, स्प्राउटिंग, ग्रोविंग, ये तीनों सिनोनिम हो जाएंगे इसका। जो फैडिंग होता है, फैड का मतलब किसी चीज का कमी होना, मुरझाना। फैडिंग का मतलब गायब होना, धीरे धीरे वैनिश होना, गायब होना, तो ये आपका फेडिंग हो जाएगा। फ्लोरिशिंग मतलब फूल का फलना फूलना। स्प्राउट मतलब अंकुरन होता है, किसी चीज का ग्रो करना। ग्रोविंग का मतलब ग्रो होता ही है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो दिए गए अंडरलाइन वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। हेवी का अंडरलाइन वर्ड बताना है, हेवी। द ट्रक वाज कैरिंग ए हैवी लोड। हेवी मतलब होता है भारी, जिसमें वेट ज्यादा हो। बिग का मतलब होता है साइज में बड़ा हो, पर जरूरी नहीं है कि उसमें हेवी लोड हो, हेवी भारी हो। ठीक है, बिग साइज बट नॉट हेवी, इट इज नॉट नेसेसरी। मैसिव का मतलब होता है भारी, मतलब बड़ा है। ठीक है, भारी भरकम है। और लार्ज सब मतलब भारी भरकम बड़ा से रिलेटेड है। केवल सी जो इसका मतलब लाइट है, लाइट का मतलब है हल्का। आंसर सी आपका हो जाएगा। मैसिव का मतलब विशाल होता है, भारी भी होता है। लार्ज का मतलब भी
बड़ा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका वेट जो है वो भी ज्यादा हैवी हो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इडियम का मीनिंग बताना है। टू बी इन टू माइंड्स, आपका जो दिमाग है वो दो हिस्सों में बट गया है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर चीज पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। टू बी अनसर्टेन, दिमाग दो चीजों में बटे, जैसे कोई चीज का आंसर हाँ होगा कि ना होगा, है ना, तो हाँ और ना में आप फंसे हुए, अनसर्टेन है, अनश्योर है। टू बी अनसर्टेन, अनश्योर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 में पैराजम्बल दिया गया है और इस पैराजम्बल का आपको सीक्वेंस में बैठाना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, सारे सेंटेंस को पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए ए से स्टार्ट करेंगे। ए है द शॉपमैन वाज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स टू हर एज ही वुड गेन अ बिग मार्जिन। यहाँ पे ए जो है वो बिग के बाद आना चाहिए, सॉरी गेन अ बिग, सॉरी सही है। The man on the counter showed her an exquisite little enamel box with a very fine glaze as if baked in cream। चलिए हम लोग इसका सारे सेंटेंस का मीनिंग भी करते चलेंगे। द शॉपमैन वाज, जो दुकानदार था वो अपने सामान को बेचने में काफी इंटरेस्टेड था। दिस क्रीमी बॉक्स, जो क्रीम कलर का बॉक्स था उसे बेचने में काफी इंटरेस्टेड था उस लड़की को। टू हर, इस लड़की की बात हो रही है। एज ही वुड गेन अ बिग मार्जिन, क्योंकि वो अच्छा खासा मार्जिन कमाने वाला था। The man on the counter showed her an exquisite little enamel box with a very fine glaze as if baked in cream। जो दुकानदार था, द मैन ऑन द काउंटर, काउंटर पे जो आदमी था, उसने उस लड़की को एक बहुत ही सुंदर छोटा सा इनेमल बॉक्स दिखाया। इनेमल का मतलब चीनी मिट्टी टाइप का, मतलब जिसपे कोटिंग किया हुआ हो और काफी चमकदार हो। विद ए वेरी फाइन ग्लेज, जिसमें बहुत ही शानदार चमक था, ऐसा मानो जैसे कि उसे क्रीम में पकाया गया, बेक्ड इन क्रीम। ऑप्शन सी कह रहा है, सी नंबर जो सेंटेंस है, एज द बॉक्स वाज टू एक्सपेंसिव प्राइस 28 guineas शी आस्क्ड द शॉपकीपर टू कीप इट फॉर हर। चूंकि बॉक्स जो था काफी महंगा था, प्राइस जो था उसका लगभग 28 गिनीज। गिनीज एक करेंसी है जो कि ब्रिटेन में पहले यूज हुआ करती थी 1600 से 1800 के बीच में। सी आस्क्ड द शॉपकीपर टू कीप इट फॉर हर, तो उसने दुकानदार को बोला कि मेरे लिए इसे रख दीजिए, मैं बाद में लूंगी। ऑप्शन डी, डी सेंटेंस जो है, सी वेंट इनसाइड अ लिटिल एंटिक शॉप इन Curzon Street. This was the usual shop where the shopkeeper was ridiculously fond of serving her. She went inside a little antique. वह एक छोटे से एंटिक यानी पुराने जमाने की चीजों की जो दुकान होती है उसे एंटिक शॉप बोलते हैं। कर्जन स्ट्रीट में एक छोटे से दुकान में गई। दिस वाज यूजुअल शॉप, ये नॉर्मली दुकानें जो हमेशा वहां लगी रहती हैं, और जो शॉपकीपर होते हैं मतलब रेडिकुलसली अपने सामानों को बेचने के लिए, जैसे कि आप दिल्ली में या कहीं भी सीपी में जाइएगा, मार्केट में सीपी में आप जाते हैं पालिका बाजार में, तो आपको दुकानदार ना जबरदस्ती लगता है सामान आपको जबरदस्ती बेच देंगे, है ना। तो ऐसे इतना रेडिकुलसली फॉन्ड होते हैं सामानों को बेचने के लिए। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि स्टार्टिंग कौन सा सेंटेंस से होगा। देखिए पहली बात है कि जब ये दुकानदार से सारे कॉन्वर्सेशन हो रही है, सामान लेने के लिए, बेचना चाह रहा है, क्या क्या जो भी है, वो सामान दिखा रहा है, फिर पैसे बता रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लड़की दुकान में जाएगी। तो ऑप्शन जो डी है वो सेंटेंस वो सबसे पहले आपका आएगा। लड़की सबसे पहले दुकान में जाएगी तभी ना भाई दुकानदार उनसे बात करेगा, अपना सामान दिखाएगा। तो डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों में है, तो डी के बाद अब बी आएगा कि सी आएगा ये देखना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं डी के, बी और सी दोनों पढ़ते हैं। अब देखिए पहले सामान दिखाएगा उसके बाद ही उसकी कीमत बताएगा। तो पहले उसने बॉक्स दिखाया है, उसके बाद पहले बी होगा, उसके बाद ही सी होगा। तो ऑप्शन जब आप डी देखेंगे, डी में डी बी ए सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले लड़की दुकान में गई है, फिर उसके बाद उसने उस वस्तु को दिखाया है। ठीक है, और फिर ए में बता रहा है कि
दुकानदार वस्तु को बेचने में काफी इंटरेस्टेड था कि उसमें अच्छा खासा मार्जिन होने वाला था। ठीक है, फिर लास्ट में प्राइस बताया है कि भाई इसका इतना प्राइस है, तो लड़की ने बोला कि इसे बाद में रख दीजिए, बाद में लूंगी। तो जाहिर सी बात है सी जो है आपका सबसे लास्ट में आएगा और डी सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 17 पर आते हैं और इसमें एंटोनिम बताना है प्लाइट का। प्लाइट का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा। आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट, मतलब मैं आपके कष्ट को समझता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं इसका सॉल्यूशन पे। इसमें देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेडिकामेंट, डिलेमा, क्वांडरी, एडवांटेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुविधा। ये प्लाइट का क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन। ये प्रेडिकामेंट सिनेमा दुविधा है। ये डायलेमा का मतलब ही दुविधा होता है दो चीजों के बीच में, अनसर्टेन। डायलेमा यानी दुविधा, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, क्वेंडरी का मतलब आश्चर्यचकित, परप्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी। तो ये तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे, केवल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एडवांटेज यानी लाभ की स्थिति में, फेवरेबल कंडीशन। प्लाइट मतलब अनफेवरेबल कंडीशन और एडवांटेज का मतलब होता है फेवरेबल कंडीशन, जिसमें आपका प्रॉफिट हो, फायदा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सर्टेन का आपका सिनोनिम बताना है। सर्टेन वर्ड का सर्टेन का मतलब होता है निश्चित होता है, और निश्चित इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफिनिट, निश्चित। अप्रूवल का मतलब एग्रीमेंट, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। डाउटफुल का मतलब संदिग्ध, जिसपे विश्वास ना हो। कॉशन का मतलब है सतर्क, मतलब कॉशियस। कॉशन का मतलब सावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अंडरलाइन सेगमेंट का आपका सब्स्टिट्यूशन बताना है। द कराओके प्रोग्राम वाज प्लान्ड बाय द क्लब वाज अ ग्रैंड सक्सेस। अब देखिए यहाँ पे वाज 2 बार आया है, 2 बार नहीं आना चाहिए, गलत है। ठीक है, द कराओके प्रोग्राम प्लान्ड बाय द क्लब वाज अ ग्रैंड सक्सेस, ये यहाँ से यहाँ तक एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो वाज है वो नहीं आना चाहिए। द कराओके प्रोग्राम में अभी जैसे बताया अकबर द ग्रेट किंग, उसी तरीके से द कराओके प्रोग्राम प्लान्ड बाय द क्लब ये इसका एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है। कराओके प्रोग्राम जो क्लब के द्वारा प्लान किया गया था, बहुत उसका शानदार सक्सेस था, वाज ए ग्रैंड सक्सेस। तो यहाँ पे इसके बदले केवल आपका हो जाएगा प्लान्ड बाय द क्लब। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। इसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे विल नॉट वाटर द प्लांट्स। देखिए जब विल आता है तो विल के साथ बी आता है, विल बी, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। देखिए तो विल नॉट बी किस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए और बी दोनों में है और बाकी में नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का वो हो जाएगा द प्लांट्स। देखिए तो इसमें तो नहीं, ये गलत है, आर भी नहीं हुआ ना, विल जैसे भी मैंने बोला। तो प्लांट्स विल नॉट बी वाटर्ड बाई देम होगा या अस होगा। देखिए यहाँ पर दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्लोज टेस्ट बनाना है, पढ़ना है इसको बिना फिल किए हुए और फिर मेरे साथ इसको दोबारा करना है। चलिए तो हम एक बार पढ़ते हैं। द वार इज मोस्टली ग्लोरीफाइड एंड डैश बाई सोसाइटी। अब ग्रामर का एक और रूल है, जब एंड जो होता है तो जब दो चीजों को जोड़ता है तो दोनों सिमिलर चीजें होती हैं। ठीक है, ग्लोरीफाई का मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, तो दोनों जब आप एंड दो चीजों को जोड़ेगा तो क्या करते हैं? सिमिलर चीजों को जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। शार्पेन मतलब किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पॉइंटेड करना, तेज करना, नो तीखा बनाना। सीमेंटेड का मतलब किसी चीज को सीमेंट का यूज करके चिपकाना, जोड़ना। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान।
और इलोगाइज्ड का मतलब यूलोगाइज्ड मतलब होता है प्रशंसा, प्रेज, और ग्लोरीफाई का मतलब प्रेज होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वार इज मोस्टली ग्लोरीफाइड एंड यूलोगाइज्ड बाय सोसाइटी। समाज जो है मोस्टली वार को यानी युद्ध को प्रशंसा करता है, ठीक है। द रियल पिक्चर ऑफ वारफेयर इज एज हॉरिफिक एंड डैश वन कैन इमेजिन। अब यहाँ पर जो दूसरा है देखिए, यहाँ पर भी दूसरे फिलर में हॉरिफिक मतलब डरावना, और ये एंड से जुड़ा है, तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वो भी इसके सिमिलर आएगा, इसके जैसा ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ऑप्शन। द रियल पिक्चर ऑफ वार इज एज हॉरिफिक एंड डैश। तो हॉरिफिक मतलब भयानक, डरावना, उसके बाद क्या हो जाएगा, लेंथनिंग लंबा, इंस्पायरिंग मतलब इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला, डिवास्टेटिंग या हार्केनिंग। हार्केनिंग का मतलब होता है लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विध्वंसक, डैमेजिंग जो बहुत ज्यादा डैमेज करता है, ग्रेट डैमेज, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, जो ज्यादा विध्वंस करता है। अब सबको पता है कि युद्ध और लड़ाई में क्या होता है, हानि ही होती है, युद्ध से किसी का लाभ तो होता है नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले चलते हैं, 23 नंबर और नेक्स्ट अगला पैराग्राफ, सॉरी अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑफन सोल्जर्स हु विटनेस डेथ लाइक एक्सपीरियंस सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड आर डैश फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। प्रायः जो सैनिक होते हैं जो मृत्यु को देखते हैं अपने सामने, जैसे कि वो युद्ध में उनके सामने बहुत सारे मृत्यु, किसी की डेथ होती है, डेथ लाइक एक्सपीरियंस को वो सफर करते हैं, तो एक उनके माइंड में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और बाकी के जीवन में, जैसे कोई सैनिक है युद्ध में गया और उसके सामने, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक अक्षय कुमार का बॉर्डर मूवी में, उसके सामने वो गोली नहीं चला पाता है क्योंकि वो स्तब्ध रह जाता है देख के कि करना क्या है। तो बाकी के जीवन में वो एक मेंटली उन्हें डिसऑर्डर हो जाता है उस चीज को देखकर। वो डेथ का एक्सपीरियंस करना भी बहुत डरावना चीज है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर 3 आपको बताना है, डिसऑर्डर्स एंड आर डैश। तो पूरी जीवन के लिए क्या होता है, स्तब्ध, नम्ड हो जाते हैं। क्रिप्ट का मतलब रेंगना होता है, रेंगना मतलब चल के जाना। सेल्ड का मतलब होता है छिलका, छिलना किसी चीज को, पे फल या फ्रूट्स का जो बाहरी आवरण होता है, जैसे अंडा होता है, अंडा का जो सेल होता है उसको छीलते हैं, उसको सेल्ड बोलते हैं। हार्डन का मतलब किसी चीज को मजबूत करना, टू मेक समथिंग पेट्रीफाई, इस चीज को मजबूत करना। तो ऑप्शन आपका सी जो है, नम्ड हो जाएगा, स्तब्ध हो जाना पूरी लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। मेनी war poems contrast all the sentimental myths about warfare by dash the harsh realities that soldier face। बहुत सारे वार युद्ध की जो पोएम है, कविताएं हैं, वो कंट्रास्ट देती हैं। सेंटिमेंटल मिथ्स जो है वो भावनात्मक, जो उसके साथ आपके मिथ्स जुड़े हुए हैं कि वार, जैसे जितना वार की प्रशंसा होती है, युद्ध लड़ाई का, बहुत सारे ऐसे पोएम है जो युद्ध के जो रियलिटी है, हार्श कड़वा जो सच्चाई है उसको बताती है, जो सैनिक जो फेस करते हैं। तो बताना है वारफेयर बाय डैश द एक्सपोजिंग गिविंग बीइंग। तो पोएम क्या करता है, रियलिटी को एक्सपोज करता है, जो युद्ध की जो रियलिटी है उसे एक्सपोज करेगा, ना कि हार्डन उसको सख्त करेगा, मजबूत करेगा, नहीं किसी को देगा, बीइंग नहीं वो होगा, कोई मीनिंग मतलब ही नहीं बनता इनका। तो एक्सपोजिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, और आगे के जो सेंटेंस है वो पढ़ते हैं। द रियल ट्रॉमा इज सीन इन पीपल हु are left to dash for their loved ones after they are gone। द रियल ट्रॉमा, जो मेन मानसिक पीड़ा है, जो कष्ट है, वो यहाँ देखा जाता है, उन लोगों में देखा जाता है वो
जिनके करीबी लोग युद्ध में चले गए और वो बच गए बेचारे। अगर मान के चलो लड़ाई झगड़ा में किसी का फैमिली चला जाता है और एक दो लोग बच जाते हैं, तो उनकी पूरी लाइफ क्या हो जाती है, पूरी लाइफ वो नम्ड हो जाते हैं, पूरी लाइफ अपना उस चीज को लेकर के बेचारे मौन मतलब पछतावा, विलाप, दुख, कष्ट में रहते हैं। तो मौन हो जाएगा। थिंक, सोचते, मेमोराइज, रेसिस्ट। सबसे बेटर ऑप्शन है आपका है ऑप्शन सी है, जो सबसे ज्यादा इसमें फिट बैठता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों,